हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इससे पहले हमने आपके लिए 15 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। और आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा यह आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड होगा। ठीक है, अभी तक हमने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी पे 5 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और उस सभी प्रैक्टिस सेट्स में जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स कराया है और जो थ्योरी बताया है, अगर उन सभी को आप अगर अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं, अगर अच्छे से समझ गए होंगे, तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में जो स्टेज 1 में यानी स्टेज 1 के सेक्शन 1 में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, जो आपके स्टेज 2 वाले जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से फिजिक्स है। प्रीवियस बैचेस के आप सारे लेक्चर्स को अभी देखिए और जल्द ही आपके फिजिक्स के लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हो सके तो एक और हम लेक्चर्स देंगे जिसमें कि हम आपको किलो वाट आवर यानी कमर्शियल यूनिट पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करवाएंगे। कमर्शियल यूनिट पे इसमें एक न्यूमेरिकल्स हमने दिया है और उसमें कमर्शियल यूनिट पे एक और क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है उसको भी हमने यहाँ पे दिया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारे न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ बच्चे आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का। इसमें कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट एट 220 वोल्ट। अ फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक का जो केटल है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक केटल है जो कि कंज्यूम करता है 1 किलोवाट का क्या करता है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है और उसे हम ऑपरेट करते हैं अगर 220 वोल्ट क्या करते हैं 220 वोल्ट पे, तो फ्यूज ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट यानी उसको जो इलेक्ट्रिक केटल होगा उसमें जो करंट लगेगा वो आपको कितना उससे पास होगा। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है सिंपली ए फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। आपको कुछ नहीं समझना है इतना, आपको यहाँ पे सिंपली देखना है कि हमें दिया क्या जा रहा है। हमें जो क्वेश्चन है हमारे जो ऑप्शन है वो हमें एम्पियर में दर्शा रहा है यानी हमें यहाँ पे करंट को फाइंड करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं किसे फाइंड करना होगा, करंट को। आप देख सकते हैं कि पावर का जो हमें वैल्यू दिया गया है, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो आपको यहाँ से आई का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया आई इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर का वैल्यू क्या दिया गया है, पावर का वैल्यू दिया गया है आपका 1 किलोवाट यानी 1000 अपॉन क्या है आपका ये 220 क्या है 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1000 ऊपर हो गया 1000 और 1000 वाट में हो गया और ये नीचे आपका 220 वोल्ट हो गया। ये देखिए वहाँ पे 1 किलो वाट लिखा गया, तो आपको इस किलो को चेंज हटाना पड़ेगा। तो किलो को हटाने के लिए हम 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। 1 किलो जो होता है वो इक्वल होता है 10 टू द पावर 3 के। तो 1 किलो को हम क्या लिख दिए 10 टू द पावर 3 लिख दिए। तो यहाँ पे हमने 10 टू द पावर 3 से क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1,000 यानी 1000 हो गया अपॉन क्या है वोल्ट, नीचे 220 वोल्ट दिया गया है। ये किस में आएगा वैल्यू, ये आपका एम्पियर में आएगा। किस में आएगा, ये एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो जब आप इसे काटिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 4.5 एम्पियर। और जब 4.5 एम्पियर होगा, लेकिन आपको किसी भी ये जो आपके फ्यूज वायर होते हैं उसका रेटिंग जो होगा ये 4.5 एम्पियर से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, क्या दिया गया, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया होगा। इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है 5 एम्पियर यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब भी आपको फ्यूज वायर के रेटिंग के बारे में कहा जाए तो आपको जो भी आंसर है उसे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, अगर कोई आपको इंटीजर आ जाता है 5, 6, 7 इस प्रकार से कोई इंटीजर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटीजर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इंटीजर से जस्ट थोड़ा सा वैल्यू, उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा वाला वैल्यू होगा उसको आपको लिख देना है। जैसे 4.5 से ज़्यादा वाला इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि 2 conducting wire of same material and equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in circuit across same potential difference। कहा जा रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनके सेम मटेरियल से बने हुए हैं और इनके इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और उन सभी को स्टार्टिंग में यानी पहले बार उनको क्या किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। देन क्या कर दिया जा रहा है, बाद में उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं ये आपका 2 कंडक्टिंग वायर होगा, इसका रेसिस्टेंस इस प्रकार से होगा। तो इन सभी को क्या किया जाए, पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया जा रहा है 20 वोल्ट से और फिर इसी वायर को क्या कर दिया जा रहा है, सेम रेसिस्टेंस वाले वायर को आपके पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V ही होगा।
ठीक है। तो पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन वुड बी, जो हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में उनका रेशियो, यानी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कम्बिनेशन अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कम्बिनेशन HS और HP, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए हीट इक्वल टू होता है H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है आपका I² R इंटू टी, I² R इंटू टी, ठीक है, I² R इंटू टी। तो इस आपके जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, इसमें I के बारे में हमें नहीं कुछ पता है, तो I को क्या करेंगे V के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R होगा, ठीक है, V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस I के जगह पे क्या डाल देंगे हम, V अपॉन R डाल देंगे, तो ये हो गया V² अपॉन R² इंटू में R इंटू टी, R से R कट जाएगा, हीट का वैल्यू क्या आ गया हमें V² अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। जनरली बच्चों को H इक्वल टू I² RT का फार्मूला याद होता है, लेकिन आपको यह भी फार्मूला याद रखना होगा H इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी, ठीक है। आज मार्कर ठीक से थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा V² अपॉन R इंटू टी, H का वैल्यू आएगा I² R इंटू टी। तो दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद होगा हमेशा की तरह से, लेकिन ये वैल्यू आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो इस वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर सीरीज कनेक्शन के लिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर सीरीज कनेक्शन, फॉर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे अगर हम, तो सीरीज कनेक्शन में हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा V² अपॉन R सीरीज इंटू टी, ठीक है। तो ये जो R सीरीज है ये कैसे निकालेंगे, R सीरीज यानी कि इसके इक्वल होगा R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका वैल्यू अगर R है और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर R है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। क्या होगा, अगर सेम मटेरियल से बने हुए हैं दोनों कंडक्टर, तो क्या होंगे, दोनों का रेसिस्टेंस भी सेम ही होगा, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, आपका हर चीज़ सेम है, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। इस कारण से हमने R और R 2R लिया है। आप ऐसा नहीं क्वेश्चन अब कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर R ही R क्यों माना है, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं माना। तो सिंपली समझिए कि जब कंडक्टिंग वायर सेम दिया गया है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, तो जब भी होंगे तो उनके रेसिस्टेंस क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। इस कारण से उनके क्या होंगे, हम जो रेसिस्टेंस होंगे उनको सेम लेंगे। तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा V² सभी के लिए सेम है, और सेम टाइम के लिए ही निकालेंगे हीट प्रोड्यूस, तो T भी सबके लिए सेम रहेगा, और नीचे RS क्या है, RS है 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका HS निकल गया, क्या निकल गया, आपका HS निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से फॉर किस कनेक्शन के लिए अब हम बात करेंगे, फॉर पैरेलल PARALLE, फॉर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, फॉर पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा V² अपॉन R पैरेलल इंटू टी, ठीक है। तो ये जो आपका R पैरेलल है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये क्या है, R है, 2 R वाले रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 R वाले रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें RH जो P है यानी पैरेलल रेसिस्टेंस है वो क्या निकलेगा V² R/2 इंटू में T, ठीक है। हमें क्या निकालना है HS अपॉन HP, हमें HS अपॉन HP निकालना है। तो चलिए HS अपॉन HP को हम फाइंड कर लेते हैं। HS हमें मिल गया है V² T अपॉन 2R, HS मिला है। देखिए रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पहला सीरीज बाद में क्या होगा पैरेलल, तो सीरीज का क्या है V² T अपॉन 2R, V² T अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R इंटू में V² T अपॉन R/2, V² T अपॉन क्या है R/2, तो ये R/2 क्या चला गया ऊपर चला गया, ठीक है। V² T से V² T कट गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका R से R कट गया, ये वैल्यू हो गया आपका 1/4, क्या हो गया 1/4, यानी HS अपॉन HP का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1:4, क्या हो जाएगा 1:4, क्या हो जाएगा 1:4। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 1:4 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये जो क्वेश्चन है आपको एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर अच्छे से बना पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 × 10⁻⁷। देखिए इसके रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है उसको हमने लगभग करा दिया है, तो अभी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप करते चलिए, ठीक है। बीच बीच में थ्योरेटिकल भी 1-2 दे देंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने दिया है, और साइंस के जब प्रैक्टिस सेट्स कंबाइन चलेंगे तो उसमें भी और आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो मिलते रहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ठीक है। अब देखिए जो यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा कि रेसिस्टिविटी का जो R इक्वल टू होता है ρL/A होता है, हमने पढ़ा है, तो ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा RA/L हो जाएगा, ठीक है। रो का यूनिट
ओम होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तो रो का यूनिट क्या हो गया, रो का यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर, क्या हो गया ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन का है वो हमें दिया गया है ओम मीटर में। द रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर ऑफ ए पर्टिकुलर लेंथ, आपको निकालना है, बताना है कि रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम। किसी पर्टिकुलर लेंथ का और किसी पर्टिकुलर थिकनेस का एक रेसिस्टेंस वायर है आयरन का, जिसका जो रेसिस्टेंस है वो हमें 1 ओम दिया जा रहा है। ठीक है, देन कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ वायर बोथ आर डबल, लेंथ और डायमीटर वायर के अगर हम डबल कर देंगे तो देन रेसिस्टिविटी इन ओम मीटर विल बी, तो जो आपका रेसिस्टिविटी होगा वो ओम मीटर में जो आपका रेसिस्टिविटी दिया गया है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस दिए हुए ऑप्शन से आपको बताना है। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि आपको एक आयरन वायर का रेसिस्टिविटी दिया गया है। ठीक है, एक आपको आयरन वायर का रेसिस्टिविटी दिया गया है 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर। कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर लेंथ का और पर्टिकुलर डायमीटर का यानी थिकनेस का एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम दिया गया है। अगर हम लेंथ और डायमीटर ऑफ वायर को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो रेसिस्टिविटी हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा कि रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी बाद का रेसिस्टिविटी हमारा लेंथ और डायमीटर को डबल करने के बाद भी जो रेसिस्टिविटी होगा वो होगा हमारा 1 × 10⁻⁷। अब क्यों होगा ये आपको पता होगा, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको और अच्छे से समझाया है कि आपको रेसिस्टिविटी जो होते हैं वो आपके टेम्परेचर और मटेरियल्स में ही डिपेंड करते हैं। अगर सेम मटेरियल है, सेम टेम्परेचर है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेंथ एरिया कुछ भी चेंज कर दीजिए, उससे रेसिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस को जरूर फर्क पड़ेगा। रेसिस्टेंस का अगर लेंथ और एरिया चेंज होता है तो रेसिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, इसको भी हमने प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि इन ऐसा यूनिट जूल कूलम्ब इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट जो जूल कूलम्ब है ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम, और इसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये जो जूल पर कूलम ये किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का, किसका, वोल्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि इफ द करंट आई थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, एज्यूम द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो एक बार आपको खुद से पढ़िए उसको। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़िए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है देन फिर हम हैं ही यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी करंट आई, इफ़ द करंट आई थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, एक करंट आई है किसी रेसिस्टर्स के अलॉन्ग जिसे कि इंक्रीज करके 100% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो मानते हैं कि उस इनिशियल जो हमारा आई होगा वो कितना होगा, इनिशियल आई अगर हमारा क्या होगा, करंट जो हमारा का वो स्मॉल आई के बराबर होगा। ठीक है, तो जो नया हमारा आई होगा यानी आई डैश होगा वो क्या हो जाएगा आपका आई प्लस 100% ऑफ आई, यानी 100% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो हम आई में क्या करेंगे, 100% को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100% ऑफ आई को हम कैसे निकालेंगे, 100/100 इंटू में आई। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आई प्लस आई, यानी कितना हो जाएगा 2i, यानी जो हमारा नया रेसिस्टेंस, नया जो आपका करंट हो गया वो किसके बराबर हो गया, 2i के बराबर हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा, एक करंट आई है किसी रेसिस्टर्स के अलॉन्ग जिसे कि 100% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को कोई चेंजिंग नहीं दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो उस जो नया जो नया करंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, तो आई डैश में क्या करेंगे हम आई प्लस 100% ऑफ आई करेंगे, क्योंकि उसके 100% से उसको बढ़ा दिया जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, आई डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि देन इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल, तो जो पावर डिसिपेटेड होगा, जो पावर होगा वो उसमें कितना का चेंजिंग आएगा। अगर करंट को हम 100% से इंक्रीज कर देते हैं तो पावर में कितना का चेंजिंग आएगा। देखिए, इनिशियल जो पावर होगा वो क्या होगा, I² होगा, पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। ठीक है, बाद का पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P डैश का। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, बाद का पावर जिसे कि P डैश कहेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, I डैश का। ठीक है, I डैश का स्क्वायर इंटू में R। ठीक है, तो आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डैश का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ यानी 4i² इंटू में R। ठीक है, तो पी डैश का वैल्यू निकल गया 4i² इंटू R, और इनिशियल पावर का वैल्यू है i² इंटू R। आपको इंक्रीज कहा जा रहा है तो किसी में डेल्टा इंक्रीज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीजिंग। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, किसी का परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं उसको, बाद वाला जो वैल्यू होता है वो माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बाद वाला वैल्यू क्या है, बाद वाला वैल्यू है 4i² इंटू R माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है i² इंटू R अपॉन क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू i² इंटू R और इंटू क्या करते हैं इसके साथ
इंटू क्या करते हैं इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100। तो ये क्या होता है आपका इंक्रीज निकलता है। किसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इसी प्रकार से निकालते हैं, बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला वैल्यू अपॉन पहले वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये 3i² अपॉन आर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा i² अपॉन आर, i² आर से ऊपर वाला i² कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 3, और इसके साथ 100 का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। यहाँ पे जगह नहीं था, इसका आंसर डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया गया है, हैज रेसिस्टेंस R है। इनका रेसिस्टेंस क्या है, R है। R रेसिस्टेंस है, L एरिया, L लेंथ है और A क्या है, एरिया है। अनदर कंडक्टर, एक अनदर कंडक्टर है जिसका लेंथ है 12, ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है जिसका लेंथ कितना है 12, एरिया कितना, रेसिस्टेंस R है, और एरिया आपको R ऑफ द सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको बताना है कि एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका सेम मटेरियल से बना गया होगा, अगर हमारा जो कंडक्टर होगा, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज रेसिस्टेंस R, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12 एंड रेसिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सेम मटेरियल से बना गया होगा तो पहले वाले का ρ1 इक्वल होगा किसके, दूसरे वाले के ρ1 के, यानी पहले वाले का जो रेसिस्टिविटी होगा वो दूसरे वाले के रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सेम मटेरियल से बना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए जाते हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर कितना भी घुमा फिरा कर पूछ लेना तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। तो सेम मटेरियल का कहा गया है, तो सेम मटेरियल का बने होगा, कहने का मतलब है कि उनके रेसिस्टिविटी सेम होंगे। तो R1 इक्वल टू क्या, ρ1 इक्वल टू ρ2, ρ1 का वैल्यू क्या होता है RA अपॉन L, यानी R1 A1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या है, R है, A1 का वैल्यू क्या है, A है, और L1 का वैल्यू क्या है, L है। उसी प्रकार R2 का वैल्यू क्या है, ये भी R ही है। A2 का वैल्यू क्या है, हमें निकालना है A2, और लेंथ क्या है 2L है, ठीक है। तो R से कट जाएगा, L से L कट जाएगा, A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा आपका A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, सिर्फ लॉजिक, ओनली लॉजिक पे ही आपका काम बन जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ओम्स लॉ इज ट्रू। ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू होता है, ओम्स लॉ हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, तो याद रखिएगा ओम्स लॉ हम मेटालिक कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हैं, और कब डिफाइन करते हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेटिंग आपको 2 किलोवाट आवर दिया जा रहा है, यानी पावर कितना दिया जा रहा है आपको, 2 किलोवाट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर, यानी 4 रुपया जो होता है वो पर किलोवाट का लगता है, पर किलोवाट आवर का 4 रुपया उसको यूनिट आपको देना पड़ता है। तो आपको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि अगर हमारा जो टोटल पावर कंज्यूम होगा, ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम पहले निकालते हैं, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल पावर कंज्यूम, ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम इन किलोवाट आवर। तो टोटल पावर किलोवाट आवर में कितना कंज्यूम होगा ये आपको देखना है। तो टोटल पावर कंज्यूम इन किलोवाट आवर जो होगा आपका, ये देखिए आपको 2 किलोवाट आपको दिया गया है, 2 किलोवाट आपको दिया गया है, और इस अप्लायंसेस को 3 घंटे तक चलाया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको टोटल पावर कंज्यूम इन किलोवाट आवर निकालना पड़े तो आपको जो भी पावर दिया गया है तो वो पावर लिखिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए, साथ ही साथ जितने घंटे तक उसे चलाया गया आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 घंटे तक चलाया गया है तो 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोवाट आवर, यानी इस जो आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है इसको 6 किलोवाट आवर, यानी 6 किलोवाट आवर इसका टोटल कंजम्पशन किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1 किलोवाट आवर का 4 रुपया आपको लगता है, तो टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, 1 किलोवाट आवर का अगर 4 रुपया लगता है तो आपका 6 किलोवाट आवर का कितना लग जाएगा, तो ₹4 गुने 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/24, यानी आपको टोटल 24 रुपये आपको देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिकल हीटर को, जिसका कि रेटिंग है 2 किलोवाट, और जिससे कि आपको 3 घंटे तक चलाइएगा तो आपको ₹24 पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यानी 24 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 घंटा तक लगातार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर को चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3 × 6 मेगा जूल, और इसे लिखते हैं 3 × 6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर,
ठीक है। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये आप अगर प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स को देखे होंगे तो वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन लास्ट है कि द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम रीहोस्टेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रीहोस्टेट, क्या कहते हैं, रीहोस्टेट। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो थोड़ा भले ही लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं पे। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर पूछिए। ठीक है, तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। और जो हमारे ऑफिशियल चैनल है उस पर आप कोई भी डिस्कशंस को करिए, और भी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आपस में आप डिस्कशन कीजिएगा, तो इससे भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।